जब पूरी दुनिया में लोगों को कपड़ा पहनना नहीं आता था, लोगों को भोजन करना नहीं आता था, लोगों को भोजन बनाना नहीं आता था, तब हमारे पास यूनिवर्सिटी थी। उसका नाम है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी, जहां पूरी दुनिया के राजकुमार पढ़ने आते थे। और वो अपने आप में उसको एक प्रिविलेज हासिल था कि हाँ, ये तक्षशिला से पास आउट, तक्षशिला से ग्रेजुएट है और आचार्य चाणक्य ने इनको पढ़ाया हुआ है। ये राजकुमारों में एक होड़ होती थी। दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटी भी हमारे यहां खुली, उसको कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। दुनिया की तीसरी यूनिवर्सिटी हमारे यहां खुली, उसको कहते हैं भोजशाला यूनिवर्सिटी। तो मैं लगातार यह कंपेयर कर रहा था कि भारत और जापान में जो अंतर है वो अंतर है क्या। जापान में वो समस्या नहीं है, घूसखोरी नहीं है, कमीशनखोरी नहीं है, जमाखोरी नहीं है, मिलावटखोरी नहीं है, कालाबाजारी नहीं है, नशा तस्करी नहीं है, मानव तस्करी नहीं है, सोना तस्करी नहीं है, मुफ्तखोरी नहीं है, हरामखोरी भी नहीं है। खाली लोग नहीं, मतलब बिना काम के कुछ नहीं लेते, वहां पे काम करके कुछ लेते हैं। जासूसी नहीं है, गद्दारी नहीं है, अलगाववाद नहीं है, आतंकवाद नहीं है, पत्थरबाजी नहीं है, माओवाद नहीं है, नक्सलवाद नहीं है, अपहरण नहीं है, फिरौती नहीं है, वसूली नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो रामायण मैंने उत्तरकांड पढ़ा तो मुझे लगा कि भाई ये तो रामराज्य चल रहा है जापान में। तो रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड का वर्णन है कि क्या क्या व्यवस्था थी। तो हमें लगा कि भाई ये जापान में तो रामराज्य चल रहा है, और जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ यहां तो एकदम उल्टी गंगा बह रही है। मामला ठीक कैसे होगा? तो हमने 5W एनालिसिस शुरू किया प्रॉब्लम्स की। इसको रूट काज एनालिसिस कहते हैं। इंजीनियरिंग वाले, मेडिकल के लोग इसको जरूर यूज करते होंगे। 5W एनालिसिस, वाई एनालिसिस, काइजन, 5S। तो जब उसको शुरू किया हमने तो एक बात समझ में आई, हम किसी भगवान की समस्या से परेशान नहीं है, हम अपनी समस्या से परेशान हैं, हम इंसानों की समस्या से परेशान हैं। तो जैपनीज का एक और फर्म बिलीफ सिस्टम है कि हम इंसान के द्वारा शुरू की गई समस्या का समाधान इंसान को ही करना है, ऊपर वाला के नहीं करेगा। और हम बाढ़, सुनामी, भूकंप से परेशान भी नहीं है, हम तो इंसान की समस्या से परेशान है। आप जाते रहते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, ऊपर वाले ने जाम किया क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं, नीचे वाले ने किया। उल्टे रास्ते से लोग चल रहे हैं, अपोजिट साइड से आ रहे हैं, ये ऊपर वाले ने कहा क्या? नहीं। आपका मोबाइल स्नैचिंग हो गई, चेन स्नैचिंग हो गई, झपटमारी हो गई, ऊपर वाले ने किया कि नहीं, नीचे वाले कर रहे हैं। तो समाधान कहां? तो एक बात मुझे समझ में आई कि समाधान जो है इसका इंसान को ही करना है। तो इंसान कौन करेगा? फिर मुझे समझ में आया कि 80% समस्याओं का समाधान संसद से हो जाएगा और 20% समस्याओं का समाधान सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है। मैं गरीब परिवार का आदमी, माता पिताजी हमारे टीचर, कोई ऐसा कोई हमारे गॉडफादर सिस्टम नहीं। तो मैंने कहा सांसद बनना तो बड़ा मुश्किल है, भारत की समस्याओं को संसद में उठाना तो बड़ा मुश्किल है, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। एक काम करो, सुप्रीम कोर्ट का रूट तय करते हैं। तो फिर हमने ला किया। ला करने के बाद भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि राम जेठमलानी जी मुझे मिल गए गुरु के रूप में। मैंने उनका ऑफिस ज्वाइन किया, उनसे ही फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन सीखा, उन्हीं से हमने कुछ कानून सीखा, और उसी कानून का हमने फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में PIL के जरिए इश्यूज को रेज करना शुरू किया। यहां पे CA कितने हैं? चार्टेड अकाउंटेंट? अच्छा, कई लोग हैं, आप भी हैं, आप भी हैं। भारत की सबसे ज्यादा GDP कब थी? आचार्य चाणक्य के समय में। ऐसा माना जाता है, कुछ आंकड़े 36% बताते हैं, 36%, कुछ 40% बताते हैं दुनिया की। और अभी GDP कितनी भारत की? 8 के आसपास। आचार्य चाणक्य के समय में भारत की GDP 40% थी। कुछ इतिहासकार उसको 36 भी कहते हैं, तो 36-40, और आज 8% है। ऐसा क्या बदला? धरती वही, आसमान वही, इंसान वही, हम वही। तो GDP हमारी गड़बड़ कैसे हुई? उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है भारत का टैक्स सिस्टम। मिडिल क्लास भी टैक्स में उलझा हुआ है, बिजनेस क्लास भी टैक्स में उलझा हुआ है,
ऊपर वाले भी टैक्स में उलझे हुए हैं, और कभी इस बात पर चिंतन नहीं हो रहा है कि आचार्य चाणक्य के समय में क्या टैक्स सिस्टम था, क्या व्यवस्था थी कि भारत की जीडीपी 40% थी, और आज ऐसे हम क्या गड़बड़ी कर रहे हैं कि हम डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पा रहे, 8%, 7%, 8%, 7% में घूम रहे। यहां जितने बिजनेसमैन हैं होंगे ही, स्वाभाविक सी बात है, नहीं बिजनेसमैन तो कॉर्पोरेट में तो लोग ही हैं। 20% बिजनेसमैन का टाइम केवल और केवल कागज भरने में जा रहा है, केवल फॉर्मेलिटीज में जा रहा है। जीएसटी भरना है तो इनकम टैक्स भरना है तो टीडीएस भरना है तो वैट भरना है तो ये भरना है तो ये भरना है। और हालत ये हो गई कि बाकी किताबें तो थोड़ी पतली हैं, टैक्स वाली किताब इतनी मोटी है। ये दिख रही ना आपको? जब ये टैक्स वाली किताब नहीं थी तो भारत की जीडीपी कितनी थी? 40%। और इतनी मोटी किताब आ गई है तो जीडीपी कितनी है? 8%। इसका मतलब इस किताब में कुछ गड़बड़ है कि नहीं? और क्या क्या गड़बड़ है मैं आपको 3-4 एग्जांपल देता हूं। ये किताब ब्लैक मनी को व्हाइट करने का तरीका, जरिया बन गई है। नेता नौकरशाह 500 करोड़ रुपए ब्लैक मनी इकट्ठा करते हैं, 50 करोड़ की जमीन खरीद लेते हैं, 50 बीघे जमीन, 40 बीघे जमीन, और बाकी की जो ब्लैक मनी है उसको एग्रीकल्चर इनकम बता के इस कानून के अंतर्गत उसको व्हाइट कर लेते हैं। समझ रहे हैं आपको? पहले 100 करोड़ कमाया, 10 करोड़ की जमीन खरीदा, 90 करोड़ बचे हुए हैं, उसको अभी तहखाने में रखा हुआ है, डबल बेड में छिपा छिपा के रखा हुआ है। अब उसके बाद हर साल उसमें से 15-15, 20-20 करोड़ निकाल के इस कानून के अंतर्गत, क्योंकि इसमें लिखा हुआ कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे ही ना सर? ऐसे ही ना सर? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? हाँ। तो 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ हर साल बोले जी हम तो इसमें भिंडी पैदा कर रहे हैं, हम तो इसमें लहसुन पैदा कर रहे हैं। एक सज्जन पुराने मंत्री थे, वो हम तो बोले हम तो गोभी पैदा करते हैं। याद है आपको गोभी वाला कांड? जिन्होंने गमले में गोभी उगा दिया 7 करोड़ की, और वो भी वित्त मंत्री। याद आ गया सर को, धन्यवाद सर। वो वित्त मंत्री थे, इतने एक्सपर्ट थे टैक्स के, बोले जी ऐसा है हम तो जमीन नहीं थी इसलिए हमने गमले में गोभी पैदा कर लिया। और कितने के? बोले 7 करोड़ की। मैंने